आज अथर्व की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज नैना ने उसे 2 बार हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उसकी खुशी टेंशन में बदल गई थी जब उसने इस तरह की थ्रेटेड वार्निंग देखी। अथर्व किसी सोच में था, वहीं नैना भी गाड़ी चलाते हुए कहीं खोई हुई थी। तभी शनाया ने कहा, दीदी, आपने उस सेल्स गर्ल की इतनी बदतमीजी को क्यों टॉलरेट किया? आप उस ड्रेस को खरीद कर उसका मूवी तो बंद कर सकती थी। शनाया की बात सुनकर नैना ने कहा, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी, ऐसी कंडीशन तो तुम्हारी लाइफ में आते ही रहेगी। लेकिन चलो, अभी तो हम उस ड्रेस को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी भी तो आ सकती है कि वो चीज हमारी पहुंच से बाहर हो, और तब हम क्या करेंगे? इसलिए इन छोटी बातों को अपनी इंसल्ट नहीं समझना चाहिए। आखिर वो लोग होते कौन है जो हमें जज करेंगे? हम तो अपनी लाइफ अपने ही तरीके से जीना पसंद करेंगे ना। अपनी वाइफ की सोच देखकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका सीरियस चेहरा नॉर्मल हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, नैना, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम अफोर्ड न कर सको, और मेरे होते हुए ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। नो वन हैज द गट्स टू इंसल्ट द डॉटर इन लॉ ऑफ द सिंघानिया फैमिली। वो सभी अग्रवाल मेंशन के सामने पहुंच गए थे। वहां पर 2 मेंशन थे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही मेंशन बहुत अट्रैक्टिव थे। एक विजय अग्रवाल का मेंशन था और दूसरा शशिकांत का मेंशन था। एक मेंशन के सामने चमचमाती हुई कार खड़ी थी जो शशिकांत के दामाद ने उसे गिफ्ट की थी। शशिकांत विजय का छोटा भाई था। अथर्व ने कार से शॉपिंग बैग निकाले और उन्हें लेकर नैना और शनाया के साथ चल दिया। मेंशन के बड़े से हॉल में सोफे पर एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई थी और उसे देखकर शनाया ने कहा, जिया दीदी, आप कब आई? जिया ने कहा, तुम्हें शॉपिंग से फुर्सत हो तो हमारी याद आए। नैना ने कहा, अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैंने तुमसे चलने के लिए बोला ही ना हो। तभी जिया ने कहा, आज तुम शॉपिंग के लिए इस महान आदमी को लेकर गई थी, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करती? नैना ने कहा, जिया, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मैटर में मुझे किसी से कोई बात नहीं सुननी। एक तो मैं पहले से ही आज काफी थक गई हूं और ऊपर से तुम और मेरा दिमाग खाने लगी। तभी वहां पर मनीषा जी ने आते ही चिल्लाते हुए कहा, खड़ा खड़ा हम सबका मुंह क्या देख रहा है? जा, सबके लिए कोल्ड कॉफी बना कर लिया। मुझे लगता है कि आज तुम बाहर क्या चले गए? तुम्हें भी बाहर की हवा लग गई है जो ऐसे खड़े हो? अथर्व जल्दी से नैना के रूम में शॉपिंग बैग रखने के लिए चला गया और वहां से आकर किचन में कॉफी बनाने लगा। नैना बेटा, एक तो ये पूरा दिन पता नहीं क्या करता रहता है और न ही इसने आज तक घर में 1 भी रुपए खर्चे में दिया है। ऊपर से इसके नखरे इतने बढ़ गए हैं कि अब ये संडे के दिन भी काम नहीं करता। पर नैना ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मनीषा जी ने जिया से कहा, बेटा, तुम ही इसे समझाओ, अभी इसकी उम्र ही क्या है? तुम्हें पता है ना, इसके लिए काफी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, पर ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं करती। पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चलता रहता है। जिया ने कहा, आंटी, इसे समझाना ना वेस्ट है। तभी अथर्व कोल्ड कॉफी लेकर आ जाता है। वो भी सारी बातों को सुन रहा था। उसको तो यही बातें सुनते हुए 3 साल बीत गए थे, पर आज तक नैना ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन वो भी जानना चाहता था कि आखिर नैना के दिमाग में क्या है। क्या उन दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर हो सकता है? ये सब बातें अथर्व के दिमाग में चलती थी। अथर्व के हाथ की कोल्ड कॉफी का एक सिप लेते ही नैना को बड़ा अच्छा लगा। उसे अथर्व के हाथ की बनाई हुई सभी चीजें पसंद आती थी और अथर्व भी चोरी छुपे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेता था, जिससे उसे बड़ा सुकून मिलता था। जिया ने कहा, आंटी, वैसे ये कॉफी तो अच्छी बना लेता है। मनीषा जी ने कहा, लेकिन कॉफी बनाने से पेट तो नहीं भर जाता। आंटी, वैसे कॉफी तो हमारे ऑफिस का वॉचमैन भी बना लेता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी अच्छी कॉफी की वजह से मैं उससे शादी कर लूं। पर इस बुद्धू को मैं ये बात कैसे समझाऊं? अथर्व भी जिया के तानों को चुपचाप सुन रहा था। उसे ऐसे देखते हुए नैना के अंदर एक अलग ही फाइट चल रही थी, जैसे कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाह रही थी। नैना इन रोज रोज की बातों से तंग आ चुकी थी, पर वो किसी को ये नहीं बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। उसने सभी को इग्नोर किया और अपने कमरे में जाने लगी। ये देखकर जिया ने कहा, देखा आंटी, हो गई ना मुझसे नाराज, इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे इस मैटर में नहीं पड़ना। जाते हुए नैना ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर अथर्व किचन में चला गया और नैना ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में अथर्व खाना लेकर नैना के कमरे में चला गया। साथ में वेजिटेबल रायता और सलाद भी था। जैसे ही उसने डोर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ,
अथर्व ने खाना खाने की टेबल पर रखा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी नैना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनकर अथर्व रुक गया। नैना को खाने से आती हुई खुशबू से पता चल गया था कि आज खाने में क्या है, और वो खाना खाने लगी। अथर्व सोच रहा था कि नैना ने मुझे क्यों रोका है। अथर्व नैना को खाना खाते हुए ही देख रहा था। तभी वो बोली, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर अथर्व अपनी नजरें चुराने लगा। नैना ने खाना फिनिश किया और फिर अथर्व से बोली, क्या तुम्हें इन लोगों की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? अथर्व ने कहा, जिसकी बात का मुझे बुरा लगना चाहिए वो मुझसे कुछ कहती नहीं है। नैना बोली, और अगर वो भी तुमसे कुछ कहती तो? अथर्व ने कहा, मुझे नहीं पता उस वक्त कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नैना ने कहा, ठीक है तुम जाओ। अथर्व वहां से चला गया। नैना उसके बारे में ही सोच रही थी और उसने कहा, हाँ, इसमें अगर गट्स ही नहीं अपने लिए स्टैंड लेने का तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद वो अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद जिया भी वहां से जा चुकी थी। रात को अथर्व दादाजी के पास ही सोया था, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। नैना को भी पता था कि अथर्व उनका कितना ख्याल रखता है। अगली सुबह का वक्त था। मिस्टर विजय अग्रवाल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे कहां मर गया निकम्मा? तभी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ अथर्व जल्दी से विजय अग्रवाल के पास आया और बोला, क्या हुआ पापा जी? विजय कुमार ने कहा, पापा जी के बच्चे, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? कल पूरी रात छत पर पानी गिरता रहा, क्या तू उसे बंद नहीं कर सकता था? लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं कहा। इससे विजय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा, तू कमाता धमाता तो है नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह के वेस्टेज खर्चे तो बचा लिया कर। नैना वहीं पर आ रही थी। तभी उसने कहा, मोटर रात को मॉम ने चलाई थी, उनसे आपने पूछा? आज ये पहली बार था कि नैना उसके सपोर्ट में कुछ बोली थी। तभी मनीषा जी ने कहा, बेटी मेरी तो उम्र हो गई है, शायद मुझे याद नहीं रहा, पर ये तो उस मोटर को बंद कर सकता था ना। नैना ने कहा, मॉम, जब आप रात को 2 बजे मोटर चलाओगी तो उसे कौन बंद करेगा? मनीषा जी को नहीं पता था कि ये बात नैना को पता थी। इस बात पर वो खिसियानी हो गई। उसने विजय अग्रवाल से कहा, हाँ, आप क्यों परेशान होते हैं? पता है ना आज तानिया बिटिया की सगाई है, अच्छे काम में सुबह सुबह क्यों अपना माइंड अपसेट करना? ये सुनकर विजय अग्रवाल ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि सारी गलती मनीषा की है और वो ऐसे काम करती ही रहती थी जिससे अथर्व को सुबह उठते ही डांट पड़े। विजय कुमार ने नैना से कहा, बेटा मुझे पता चला कि तू कल शॉपिंग के लिए गई थी, क्या इसको कोई ढंग के कपड़े दिलाए? नैना ने कहा, हाँ पापा, मैंने कपड़े ले लिए थे। विजय अग्रवाल ने गुस्से में अथर्व को घूरते हुए कहा, आज पार्टी में हमारी नाक मत कटवा देना, तुम एक साइड में ही बैठ जाना ताकि किसी की तुम पर नजर न पड़े, और बाकी मैं संभाल लूंगा। दादाजी ये सब देख रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अथर्व से नैना की शादी करने का डिसीजन मेरा था और तुम लोग उस पर रोज रोज चिल्लाकर मुझे क्या दिखाना चाहते हो? विजय अग्रवाल ने कहा, यही कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। दादाजी गुस्से में बोले, अब तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्से की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उनका हाथ अपने सीने पर चला गया। अथर्व ने कहा, दादाजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कहता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? लेकिन तभी विजय अग्रवाल ने कहा, नालायक, तुझे हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? यह सुनकर भार्गव अग्रवाल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और गुस्से की वजह से उनकी सांस फूलने लगी। लेकिन वो जैसे ही गुस्से में चिल्लाने वाले थे, उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो सीने को पकड़कर वहीं सोफे पर लेट गए। विजय अग्रवाल अभी भी उन पर चिल्ला रहे थे। तभी अथर्व ने जल्दी से दौड़कर दादाजी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, दादाजी आपको क्या हुआ? अथर्व की आवाज सुनकर नैना का ध्यान भी दादाजी पर गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है। नैना ने जल्दी से अपना फोन लिया और डॉक्टर को फोन किया, लेकिन वहीं अथर्व ने उन्हें सबसे पहले जमीन पर लिटाया और जल्दी से वो रूम के अंदर दौड़ कर गया। उसने जल्दी से कुछ नीडल निकाली और दौड़कर वापस आया। उसने जल्दी से दादाजी के हाथ की छोटी उंगली को पकड़ा और उसमें एक नीडल लगा दी। तभी विजय ने कहा, नालायक, तू क्या कर रहा है? छोड़ इन्हें, क्या करने का इरादा है? तभी नैना ने कहा, पापा आप उसे मत रोको, वैसे भी डॉक्टर आने वाले हैं। अथर्व ने जल्दी से एक नीडल हथेली के बीचों बीच और फिर एक कलाई और कोहनी के बीच में लगाई। उसके बाद उसने लास्ट नीडल कान के बीचों बीच लगाई और अपने हाथ को रब करके हल्की सी ऊर्जा प्रवाहित की।
और सुई को पकड़कर घुमाया। ऐसे ही उसने 3 से 4 बार किया। ये टेक्निक देखकर नैना की आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं दादाजी का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा था और 10 मिनट में उन्हें दर्द से पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। इतनी देर में ही डॉक्टर भी आ गए थे। डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया तो कहा, इनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और अब धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं जो इन्हें कंटिन्यू लेनी है। और जिसने भी फर्स्ट एड दिया था उन्होंने अच्छा काम किया। विजय ने कहा, इसने कुछ नहीं किया, मुझे तो लगता है ये अपने आप ही ठीक हो गए। अथर्व चुप खड़ा था। तभी भार्गव अग्रवाल बोले, तू अभी भी बहस कर रहा है? तू यही चाहता है ना कि मैं मर जाऊं ताकि तेरी परेशानी खत्म हो? नैना ने कहा, पापा आप यहां से जाइए, आपने देखा था ना अभी क्या हुआ था, फिर भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। विजय अग्रवाल ने उस वक्त वहां से जाना ही सही समझा। उसके बाद नैना ने अपने दादाजी को दवाई दी और फिर सब अपने कामों में लग गए। वो अथर्व को ही देख रही थी और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अथर्व ने यह तकनीक कहां से सीखी। क्या मैं जो सोच रही हूं हो सकता है? वहीं अथर्व ने टाइम देखा और वो घर के बाहर चला गया। तभी उसके पास राजवीर का फोन आया। राजवीर ने कहा, सर मैंने उसके बारे में पता लगाया है, वो किसी मास्टर विक्रम से रिलेटेड है। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। अथर्व सोच रहा था कि मास्टर विक्रम कौन है। तभी राजवीर ने कहा, सर एक बात और है, ये आदमी जो भी है कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ये किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा है। अथर्व ने कहा, ठीक है तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो वहां से निकल गया। उसके बाद नैना भी कंपनी चली गई। धीरे धीरे वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। शाम का वक्त हो गया था पर नैना अभी तक कंपनी से नहीं आई थी। अथर्व को समझ नहीं आया कि नैना कहां रह गई। सभी रेडी होकर रिजॉर्ट के लिए जा चुके थे। अथर्व नैना का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा और अपने आप से ही कहा, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वो तो हमेशा टाइम पर आती है। वो नहीं चाहता था कि नैना किसी मुसीबत में पड़े। अभी भी अथर्व नैना का इंतजार ही कर रहा था। किसी को कॉल करने के लिए फोन भी उठा लिया था कि इतने में मेंशन का डोर ओपन हुआ। अथर्व हॉल में ही नैना का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर आते हुए नैना पर पड़ी। आज पहली बार था कि अथर्व ने पहली बार अपना सिर नहीं झुकाया था, क्योंकि नैना को आते देख उसे सुकून का एहसास हुआ था। जैसे ही उसकी नजर नैना की नजरों से मिली तो नैना की आंखों से आंसू छलक आया। नैना ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और वो अपने रूम में चली गई। पर अथर्व ने उसकी कलाई पर एक खरोच का निशान देख लिया था, जिससे उसके अंदर एक तूफान सा उठ गया। उसने किसी को कॉल करके कहा, मुझे अपनी वाइफ की सारी डिटेल चाहिए, वो कहां थी और उसके साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके सर, मैं जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताता हूं। इस वक्त अथर्व के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। अथर्व को अतीत की कुछ पुरानी यादों ने घेर लिया, जहां वो एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटिंग में प्रशिक्षण दे रहा था और उसके मास्टर ने उससे कहा कि सामने वाले के लिए कभी भी इमोशनल मत होना, ये इमोशंस तुम्हें कमजोर बनाएंगे। अथर्व को जैसे ही ये बात याद आई, उसने अपने आप से ही कहा, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूं? मैंने तो डिसीजन ले लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में मास्टर विक्रम बैठा हुआ था। वो अपने खंजर की धार को तेज कर रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, मैं इस खंजर को कभी नहीं भूलूंगा। उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो बोला, किंग और क्वीन दोनों एक ही साथ, एक ही जगह पर। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर से बात करने के बाद अथर्व सीधा ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि वो हॉल में इंतजार नहीं कर पा रहा था। नैना वॉशरूम में थी। उसने कुछ देर वहीं पर इंतजार किया। उसका दिल ही नहीं माना ऐसी सिचुएशन में नैना को अकेले छोड़ने का। 10 मिनट बाद नैना वॉशरूम से बाहर निकली। नैना के निकलते ही उसकी नजर वहां पर खड़े अथर्व पर गई। नैना ने इस वक्त वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी। जैसे ही अथर्व ने नैना को देखा, वो कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन आज अथर्व की नजरें झुकी हुई थी। नैना ड्रेसिंग टेबल के पास आई और फिर रेडी हो गई, लेकिन जैसे ही वो वहां से हटने वाली थी तो उसे एहसास हुआ कि अथर्व उसके पीछे है। अथर्व ने उसके दुपट्टे को पीछे से सही किया, जिसकी वजह से अथर्व की उंगलियों ने नैना की गर्दन को छुआ तो
उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसने धीरे से नैना से कहा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये शब्द नैना के लिए भी ऐसे थे कि जैसे सच में उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपने आप से कहा, बस यही तो एक कमी है तुम में। आज 3 सालों में तुमने पहली बार मुझसे ऐसा कुछ बोला है। अगर तुम में ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए। नैना ने अथर्व से कहा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और वो वहां से जाने लगी और वो भी 2 मिनट में ही रेडी होकर नीचे आ गया। नैना अपनी कार में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अथर्व को बाहर आते हुए देखा तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अथर्व मेन डोर को लॉक करके चाबी गार्ड को देकर कार में आकर बैठ गया था। वो दोनों कुछ ही देर में लोकेशन पर पहुंच गए थे। उन्होंने रिजॉर्ट में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दिखाया। इसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। अथर्व की नजरें हर तरफ घूम रही थी, जैसे कि वो किसी खतरे को भांप रहा हो। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया। 3 साल में पहली बार नैना ने उसका हाथ पकड़ा, इसलिए उसकी धड़कन तेज हो गई थी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े लड़कों पर गई जो नैना को घूर रहे थे। वो दोनों उन लड़कों को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गए। अथर्व को नैना के हाथों में एक कपकपी सी फील हो रही थी। उनमें से एक लड़के ने अथर्व को मुस्कुराते हुए देखा। इस मुस्कुराहट में अथर्व के लिए वार्निंग थी। कुछ ही देर में वे सभी लोगों के बीच पहुंच गए थे। जैसे ही विजय अग्रवाल ने उन दोनों को इतने करीब देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने अपने आप से ही कहा कि अगर लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दामाद क्या करता है तो वो क्या जवाब देगा। विजय अग्रवाल उसके पास जाने ही वाले थे कि तभी अथर्व का फोन रिंग हुआ। अथर्व ने नैना को इशारे से फोन दिखाया और वहां से थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई, सर, मैंने मैडम के बारे में सारी डिटेल्स का पता लगा लिया है। पूरे दिन तो वो अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस में ही थी और आपको पता है वहां भी एक संदिग्ध आदमी को देखा गया था। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो चकमा देकर भाग गया। मैडम 3 बजे वहां से निकली। उनके पास उनके चाचा जी शशिकांत जी का फोन आया था। उसके बाद नैना मैडम सीधे कंपनी के सामने वाले रिजॉर्ट में चली गई थी। वहां पर 2 लड़के थे जो नैना मैम का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वहां पर प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। लेकिन सर, नैना मैम ने थोड़ा दिमाग से काम लिया। उन्होंने वहीं रिजॉर्ट के फूड सेक्शन में बैठकर उस क्लाइंट का इंतजार किया। सर, उनमें से एक लड़का सिन्हा फैमिली का बेटा था और वो विवेक बजाज के फ्रेंड है। जब उन्हें पता चला कि नैना मैडम रिजॉर्ट के फूड डिपार्टमेंट में इंतजार कर रही हैं, तो उन्हें काफी गुस्सा आया और वो अपने दोस्त के साथ वहीं पर आ गया। वहां का माहौल अनकंफर्टेबल हो गया था। जैसे ही नैना मैम उठकर वहां से जाने लगी तो उस लड़के ने मिस नैना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। वहां पर उसके पर्सनल गार्ड भी थे, इसलिए किसी ने कोई बीच बचाव नहीं किया। नैना मैम ने गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पर्स उसके मुंह पर मारा और उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई थी। सर, मैंने आपको उन लड़कों की फोटो सेंड कर दी है। ये सुनकर जब उसने फोटो देखी तो अथर्व को काफी गुस्सा आया, क्योंकि जो लड़के अभी थोड़ी देर पहले उसे घूर रहे थे वो लड़का उन्हीं में से एक था। अथर्व ने राजवीर को बताया कि उसे क्या करना है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और उसके बाद अथर्व ने स्टेज के पास जाकर वापस नैना का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन इस बार अथर्व की पकड़ में कुछ और ही बात थी। जैसे ही नैना ने अपना सिर उठाकर अथर्व की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो सरप्राइज हो गई। वो यही तो कॉन्फिडेंस अथर्व की आंखों में देखना चाहती थी। आज अथर्व के चेहरे पर नैना को वो मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी जो वो पिछले 3 सालों से देखते हुए आई थी। ये फीलिंग्स नैना के लिए बिल्कुल नई थी। कल से नैना को अथर्व का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था। अथर्व ने कुछ देर तो रिंग सेरेमनी होने का इंतजार किया। वो अपनी नजरों से शशिकांत को भी घूर रहा था। सभी रिंग सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग जो वहां पर आए हुए थे उन दोनों को नोटिस कर रहे थे और लड़कियां तो अथर्व को घूरे जा रही थी, क्योंकि वो ब्लैक कलर के पार्टी वेयर सूट में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। इतने में ही वहां पर युग भी आ गया था। उसने अथर्व से कहा, जीजू क्या बात है, आज तो आपने बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी फेल कर दिया है। जीजू, आपको पता है सभी लड़कियां आपको ही घूरे जा रही है। उसकी बातों को सुनकर अथर्व हल्का सा मुस्कुरा दिया। यह अथर्व की फेक स्माइल थी। युग ने कहा, जीजू और दीदी, लोग कुछ भी कहें पर आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। अथर्व उसकी बातें सुन रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वहीं शनाया और जिया दोनों नैना की तरफ आ रही थी। उन दोनों की आंखें भी अथर्व को देखकर फटी की फटी रह गई थी। जिया ने शनाया के कानों में कहा,
शनाया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं? क्या ये निकम्मा आदमी सच में इतना हैंडसम है? शनाया ने कहा, अरे दीदी, मैं खुद इसे इतना हैंडसम पहली बार देख रही हूँ। आज तक तो ये उन्हीं पुराने कपड़ों में रहता था, इसलिए मेरी नजर कभी इसके चेहरे पर अच्छे से गई ही नहीं। जिया ने कहा, देखो तो सही, लड़कियां कैसे इसे घूर घूर कर देख रही है। आज तो इसने नैना का भी नंबर काट दिया। कुछ भी कहो, ये दोनों इस वक्त परफेक्ट कपल लग रहे हैं, पर ये बात तुम इसके सामने मत करना, नहीं तो ये और ज्यादा सिर पर चढ़ जाएगा। तभी शनाया ने वहां पहुंचते ही कहा, दीदी, आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। नैना ने भी उसकी बात को सुनकर एक फेक स्माइल दे दी थी। जिनकी रिंग सेरेमनी थी, उनसे ज्यादा सुंदर तो अथर्व और नैना की जोड़ी लग रही थी। मनीषा भी अथर्व को गुस्से में घूर रही थी। कुछ ही देर में तान्या और विवेक ने एक दूसरे को डायमंड रिंग पहना दी थी। इस मौके पर वहां बम पटाखों की आवाज आने लगी थी। आसमान में रंग बिरंगी लाइटें देखी जा सकती थी। वो फायर क्रैकर की लाइट्स देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। विवेक बजाज आर्यन बजाज का एक कजन ब्रदर था। वहां पर खन्ना और मिस्टर बजाज दोनों आए हुए थे। आर्यन और रुचि दोनों ही इस पार्टी में साइलेंट थे। आर्यन रुचि का बॉयफ्रेंड था और उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया था। वो दोनों उस पार्टी में इस वजह से आए थे क्योंकि उनके कजिन की रिंग सेरेमनी थी, नहीं तो वो दोनों कभी भी वहां पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर उन्हें नैना का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही देर में रिंग सेरेमनी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। इसके बाद शशिकांत ने सभी गेस्ट से खाना लेने का अनुरोध किया और सभी धीरे धीरे फूड स्टॉल्स की तरफ चले गए। शनाया और जिया दोनों ये देखकर हैरान थी कि आज अथर्व ने सभी के सामने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर में मिस्टर बजाज और मिस्टर खन्ना दोनों वहां पर आ गए थे। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, ये दोनों की जोड़ी काफी ब्यूटीफुल लग रही है, पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला कि आखिर ये लड़का किस फैमिली से है। इस बार मिस्टर खन्ना ने नैना से पूछ ही लिया कि बेटा, तुम्हारे हस्बैंड कौन सी रिच फैमिली से है? नैना ने कहा, अंकल जी, ये मिडिल क्लास से है और मैंने ही इनसे शादी की थी। ये बात सुनकर उन दोनों का मुंह उतर गया था। जिस लड़की को वो इतना समझदार समझ रहे थे, वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती थी? पर उन दोनों ने इस फंक्शन में कुछ बोलना सही नहीं समझा। पर रुचि और आर्यन का ध्यान तो नैना की बातों पर ही था। रुचि ने कहा, डैड, आप तो इस लड़की को कुछ ज्यादा ही समझदार बता रहे थे, लेकिन इसने तो एक गरीब लड़के से शादी की है। मुझे तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मॉल में तो ये ऐसे दिखा रही थी जैसे कि ये कितनी पावरफुल हो, और इसका हस्बैंड कितना बड़ा आदमी हो। डैड, मैं तो कहती हूँ ऐसे लो क्लास लड़की से आपको भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मिस्टर खन्ना ने रुचि से कहा, चुप हो जाओ, यहाँ पर कोई ड्रामा मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में समझाया था, लेकिन इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मिस्टर बजाज ने कहा कि इसमें इस बच्ची की क्या गलती? बोल तो वो वही रही है जो सच है। तुम इस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे। मिस्टर बजाज की बात सुनकर मिस्टर खन्ना भी चुप हो गए, पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वे सभी नैना के इंसल्ट कर रहे थे। नैना भी समझ गई थी इसमें मिस्टर खन्ना की कोई गलती नहीं है। एक तो अथर्व आज पहले ही इतने गुस्से में था, ऊपर से उन सभी का नैना का इंसल्ट करना। जब उन तीनों को ऐसे बोलते हुए कुछ देर हो गई थी, तो अथर्व ने साइड में रखी एक लकड़ी की टेबल पर गुस्से में अपना मुक्का मारा, जिससे वो लकड़ी की मजबूत टेबल टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। ये देखकर एक पल के लिए वहां पर खड़े सभी लोग डर गए थे। मिस्टर बजाज, रुचि और आर्यन तीनों एक पल के लिए डर से कांप गए थे। उनके मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई थी। शनाया, जिया, युग सभी ने अथर्व का ऐसा रूप पहली बार देखा था। नैना भी उसे देखकर शॉक हो गई थी। उन सभी को चुप देखकर अथर्व नैना को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि कुछ लड़कों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उन सभी में से एक ने कहा कि हाय हैंडसम, अरे तुम हमारी कबूतरी को कहां उड़ा कर ले जा रहे हो? हैं? ये लड़का वही था जिसकी फोटो राजवीर ने अथर्व को भेजी थी। उसे देखकर नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने एक नजारा दिखाई देने लगा, जहां एक लड़की घुटनों पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ लाशें थी और उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्वीन मर चुकी है। आज के बाद इस दुनिया में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। और इस नजारे के बाद उसके चेहरे पर एक शांति आ गई और उसका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। वहीं मास्टर विक्रम रिजॉर्ट की बैल्कनी में खड़े होकर वो नजारा देख रहे थे। उन्होंने अपने आप से ही कहा, खंजर में धार लग चुकी है।
बस उसे तेरे खून की प्यास है। वहीं बजाज और खन्ना वो चारों भी उनको देख रहे थे। मिस्टर बजाज ने कहा कि ये तो सिन्हा फैमिली का लड़का है, अब ये यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है? शायद उसने नैना के हस्बैंड का अभी वाला एक्शन मिस कर दिया था, जो ये भी उस नैना को परेशान करने के लिए आ गया। सिन्हा फैमिली के लड़के ने कहा कि मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा था, अब क्या हुआ है? अब ये तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जा रहा है तो तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है? आखिर इसने तुम्हें कितने में खरीदा? ये सुनकर नैना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंख से जो आंसू बहे थे उन्हें अथर्व बहते हुए नहीं देख सकता था। उसने नैना का हाथ छोड़ा और उन 7-8 लड़कों की तरफ बढ़ गया। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे इसे तो देखो, ये अपने आप को हीरो समझ रहा है, आने दो, इसे भी तो पता चले कि इसने किससे पंगा लिया है। शनाया और जिया तो यही सोच रही थी कि आखिर ये अथर्व क्या करने वाला है। युग भी उन दोनों के पास खड़ा था। उसने कहा, दीदी तुम ये सोच रही हो कि जीजू क्या करने वाले हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज इन लोगों को जीजू के हाथों से कौन बचाएगा। तभी जिया ने कहा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि वो कोई स्ट्रीट फाइटर हो। युग ने कहा, दीदी तुम दोनों को पता है कि मैं उन्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ? अच्छा जरा हमें भी तो बता, तू उनको इतना पसंद क्यों करता है? तू भी नैना की तरह उसके बारे में एक शब्द तक नहीं सुनता। आखिर तुम दोनों को उसने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया जो कि तुम में से कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं सुनता? जरा हमें भी तो पता चले कि आखिर तुम उसके बारे में कहना क्या चाहते हो। उसी वक्त एक परछाई रिजॉर्ट में प्रवेश करती है और वो पार्टी की ओर चल रही थी और उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। कैसे सामना करेंगे अथर्व और नैना उनकी तरफ आते हुए तूफान का? उन्हें तो यह अंदाजा ही नहीं है कि वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे तूफान में चल रहे हैं जहां पर खतरों के अलावा और कुछ नहीं है। दीदी तुम्हें आज ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जिया ने कहा। ओ जीजू के चमचे, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। उसने कहा, आपने देखा नहीं था उस वुडन टेबल का क्या हाल हुआ था? शनाया ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है वो पहले से ही डैमेज हो। युग ने कहा, दीदी वहां पर देखो। अथर्व उनके पास पहुंच गया था। तभी उस सिन्हा फैमिली के लड़के ने अथर्व की तरफ अपना मुक्का बड़ी तेजी से चलाया। अथर्व ने फुर्ती से अपने हाथ को ऐसे घुमाया कि जैसे सिर्फ अथर्व ने उस सिन्हा फैमिली के लड़के के शोल्डर को एक उंगली से छुआ हो। एकदम से सभी को एक क्रैक की आवाज सुनाई दी। किसी को समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई। उसके बाद अथर्व थोड़ा पीछे हट गया था। सभी को सिर्फ यही लगा कि अथर्व उसके हाथ के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। तभी जिया ने युग से कहा, क्या यही दिखाना चाहते थे? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस लड़के का मुक्का अथर्व को लगा ही नहीं और वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथ के लड़कों को भी समझ में नहीं आया कि इसे क्या हुआ। वो भी जल्दी से अथर्व पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़े। नैना की नजरें भी अथर्व पर थी। उसने अथर्व की मूवमेंट को देखा था और उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी भी थी। नैना ने अपने आप से ही कहा, क्या कुछ ऐसा है जो इसने पिछले 3 साल से छुपाया है? अथर्व उन लड़कों को आते हुए देख रहा था। उसे तो पहले ही उन सभी पर गुस्सा आ रहा था जब वो डोर पर खड़े हुए नैना को घूर रहे थे। उन 5 लड़कों ने एक साथ अथर्व पर अटैक किया था, लेकिन अथर्व ने बड़े आराम से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके उनके अटैक को डॉज किया। लेकिन जैसे ही वो मुक्का मारने को हुआ, उसकी नजर थोड़ी दूर बैल्कनी पर गई। उसे वहां पर एक छाया सी दिखाई दी जो एकदम से अथर्व को देखकर साइड हो गई और अथर्व के दिमाग में कुछ और चलने लगा। लेकिन ध्यान भटकने की वजह से उनमें से एक लड़के ने अथर्व को एक मुक्का मार दिया, जिसके इम्पैक्ट से अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वक्त वो थोड़ा शांत जरूर हो गया था। अब उसने अटैक करने की जगह डिफेंड करना शुरू किया। नैना के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक लड़के ने कहा, तुझे सबक सिखाने के बाद हम देखते हैं उस लड़की को कौन बचाता है। यह सुनकर अथर्व का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने एक जोरदार मुक्का उस आदमी के सीने पर मारा, जिससे वो कुछ फीट दूर जाकर गिरा। मिस्टर खन्ना ने धीरे से कहा, मिस्टर बजाज और आर्यन बेटा, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो उसका एक मुक्का उस टेबल पर लगा था, नहीं तो हमें सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता। आर्यन और रुचि तो ये देखकर डर गए थे। उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। मिस्टर खन्ना ने कहा, तुमने देखा उस सिन्हा फैमिली के लड़के को? उसने सिर्फ टच ही किया था और उसके हाथ से ऐसी आवाज आई थी जैसे कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो।
उन्हें मिस्टर खन्ना की बात समझ आ गई थी, लेकिन उसके बाद उसने उन लड़कों पर हाथ नहीं उठाया, पर वो सभी उसे मारने लगे। जिया ने कहा, बस तेरे जीजू में इतना ही दम था। लेकिन अथर्व को मार खाते हुए देखकर नैना के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे हो गए थे। उसकी आंखों के सामने बहुत ही खतरनाक नजारे चलने लगे थे, जिसमें एक लड़की तलवार से लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार रही थी। उस लड़की की आंखें अंगारों के समान लाल थी और उसकी आंखों को देखकर ही लोगों की सांसें रुकना शुरू हो गई थी। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों के नाखून उसकी हथेली में गड़ने लगे। उसने अपने आप से ही कहा, वो कभी वापस नहीं आएगी। दो अनजान शख्स इस नजारे पर नजर बनाए हुए थे। इस वक्त नैना के चेहरे की मासूमियत गायब हो चुकी थी। वो लोग अथर्व को मारकर थक गए थे, लेकिन अथर्व के मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। शनाया, जिया, युग वहां खड़े हुए अथर्व को पिटते हुए देख रहे थे। जिया ने कहा, क्या जरूरत थी हीरोगिरी दिखाने की? ये कोई फिल्मी ड्रामा थोड़ी था। ऐसा यूजलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही नैना ने यह सुना तो उसने जिया को घूर कर देखा। एकदम से जिया चुप हो गई। उसने शनाया से कहा, अब इसे क्या हुआ? युग ने अपने आप से ही कहा, जीजू ने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? जिया ने युग से कहा, ओए नौटंकी, आखिर तुझे इस अथर्व के बारे में क्या पता है? क्या तू इसी बारे में बात कर रहा था? युग चुप खड़ा था। वो क्या ही बोलता। ड्रामा खत्म हो चुका था। वहां कुछ लोग बाहर से आए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें देखकर बैल्कनी में खड़े मास्टर विक्रम वहां से निकल गए। जो आदमी बूट और कोट पहनकर आया था वो भी वहां से रफू चक्कर हो गया। अभी भी अथर्व की नजर चारों तरफ थी और उसने खुद अनजान आदमी को वहां से जाते हुए देखा। एक लड़का सिन्हा फैमिली के लड़के के पास गया और उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में मोच आ गई है। तुमने मुक्का मारने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ लगा दी थी। ये सुनकर वो लड़का बोला, मुझे इसने मारा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हथौड़ा मारा हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने भी इसे देखा था। इसने अपना बचाव किया था। सिन्हा फैमिली का लड़का बोला, मुझ पर किसी ने अटैक किया था। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? और वो देखो, उसने उस लड़के की तरफ इशारा किया जो अथर्व के एक मुक्के से काफी दूर जाकर गिरा था। तभी उन लड़कों ने कहा, उसे तो सिर्फ धक्का लगा था और इस लड़के को कितना मारा गया। क्या अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? देखो, ये कुछ नहीं कर सकता। और वो लड़का खड़ा हुआ और फिर नैना की तरफ जाने लगा। वहीं आर्यन बजाज ने अपने पापा और मिस्टर खन्ना से कहा, आपने इसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ लिया है। देखो, ये हीरोपंती दिखाने चला था और अब इसकी कैसी हालत है। रुचि खन्ना ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा सबक सिखाया लोगों ने इसे। वो अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि एक लड़का नैना के पास जाकर उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, क्या ये तुम्हें बचाएगा? हैं? अभी उसने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो पीछे घूम भी नहीं पाया और उसकी पकड़ नैना की कलाई से अपने आप छूटने लगी। इतनी देर में 3 लड़कों ने अथर्व को आगे पीछे से पकड़ लिया और उससे कहा, इसे छोड़। लेकिन वो अथर्व की पकड़ से उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी अथर्व ने कहा, दोबारा उसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना कहकर अथर्व ने एक मुक्का उस आदमी की कमर में मारा, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और इस वक्त उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन इस बार अथर्व यहीं नहीं रुका। उसने उन लड़कों को भी मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल किया हुआ था। अब ये सभी लड़के दर्द से तड़पते हुए करहा रहे थे। तभी वहां पर एक औरत की आवाज सुनाई दी, ये क्या हो रहा है और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? वो औरत मामला समझने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग चुप थे। अथर्व ने 3 लोगों को घायल कर दिया था, जिनमें एक सिन्हा फैमिली का लड़का था। मनीषा ने अथर्व के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसने कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें ड्रामा करने की? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अब तुम लड़ाई झगड़ा भी करने लगे। अथर्व कुछ नहीं बोला। नैना को पता था कि वो कुछ नहीं बोलेगा। उसने कहा, अथर्व की कोई गलती नहीं है। मनीषा ने उसे गुस्से में देखा। वहीं मिस्टर खन्ना और मिस्टर बजाज भी खड़े थे। उन्होंने भी देखा था कि जैसे उस लड़के ने नैना की कलाई पकड़ी तो अथर्व ने उन लोगों के साथ क्या किया। वहां पर मिस्टर सिन्हा भी आ चुके थे। उन्होंने भी उस लड़के को थप्पड़ पड़ते हुए देखा था। फिर भी अथर्व ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा। कोई भी इस लड़के के कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहा था। अगर वो लोगों को मार सकता था तो उसने पहले ही उन लोगों को क्यों नहीं मारा?
गुस्से में अथर्व से कहा, हम शशिकांत भाई साहब से क्या कहेंगे? और फिर खींचकर एक जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया। नैना ने कहा, मॉम, ये आप सबके सामने क्या कर रही हैं? आज पहली बार था कि नैना ने मनीषा से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। इधर मिस्टर सिन्हा जल्दी से दौड़कर अपने बेटे के पास गए और घुटनों के बल बैठकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुझे क्या हुआ? ये हालत तेरी किसने की, मुझे बता। पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अथर्व की ओर इशारा भी कर सके। मिस्टर सिन्हा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब में से कोई तो बताओ, तुम्हारा यह हाल किसने किया है? वो लड़का भी डर से कुछ नहीं बोला। सभी शांत खड़े थे। नैना ने अपनी मां से कहा, मॉम, बस बहुत हुआ। आप ऐसे ही सभी के सामने इन पर हाथ नहीं उठा सकती, पर आपसे तो इस बारे में बात करना ही वेस्ट है। नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगी। अथर्व को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। तभी अथर्व ने कहा, मुझे बस 1 मिनट दो। फिर वो मिस्टर सिन्हा के सामने गया और कहा, इन लोगों को मैंने मारा है। यह सुनकर मिस्टर सिन्हा को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है, क्योंकि अभी उसने उस लड़के को मिसेस अग्रवाल के हाथों से थप्पड़ खाते हुए देखा था। लेकिन उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि उसने झगड़ा तो किया है। इसी बीच मिस्टर सिन्हा के बेटे ने कांपते हुए कहा, पापा, इसी ने हम सभी का ये हाल किया है, आप इसे छोड़ना मत। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अथर्व का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अथर्व ने कहा, उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। यह सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा, मुझे तो तुम्हारी वाइफ कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वहां का दृश्य देखकर मिस्टर विजय अग्रवाल और पूरी अग्रवाल फैमिली घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। एक तो उन्हें इस बात पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का किसी को मार भी सकता है, और वहां तो 6 लड़के बहुत बुरी हालत में दर्द में कहरा रहे थे। शशिकांत भी वहां पर आ गया था। उसे भी सारी सिचुएशन समझ आ गई थी। उसने चिल्लाते हुए विजय अग्रवाल से कहा, यह सब क्या है? तुम जानते नहीं हो मिस्टर सिन्हा कौन है और उनका इस शहर में क्या रुतबा है? दादाजी वहां पर नहीं थे। वो थोड़ा जल्दी घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उन्हें जल्दी ही थकावट महसूस होने लगती थी। शशिकांत जल्दी से दौड़कर अथर्व के पास गया और कहा, बेवकूफ लड़के, अभी मिस्टर सिन्हा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो। मिस्टर सिन्हा सोच रहे थे कि शशिकांत का इस लड़के से क्या रिलेशन है, और अभी मिसेस अग्रवाल ने भी इस लड़के को थप्पड़ मारा था। मिस्टर सिन्हा ने शशिकांत से कहा, तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है? मिस्टर शशिकांत ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर सिन्हा, दादाजी ने इस गरीब लड़के की शादी विजय भाई की बेटी से कर दी थी, और तभी से हम इस निकम्मे घर जमाई को झेलते आ रहे हैं। इस बात पर भी अथर्व ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद भी शशिकांत बोला, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, जो इसे पिछले 3 साल से झेल रही है। नैना के बारे में यह सब सुनकर अथर्व का गुस्सा फिर से बढ़ गया था। उसने शशिकांत से कहा, यह मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। आपको मेरे बारे में कुछ भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन एक भी गलत शब्द आपने नैना के लिए बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। उसकी आंखों को ऐसे देखकर एक बार के लिए शशिकांत घबरा गया था। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो हमारे घर की बेटी है, मैं जो चाहूं उसके बारे में बोलूं। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा, इस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सीधा कमिश्नर को फोन लगा दिया। कमिश्नर ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने कहा, अरे सिन्हा साहब, आज हमें याद कैसे किया? तभी मिस्टर सिन्हा ने सारी बात उन्हें कॉल पर बता दी। ये सुनकर नैना ने कहा, सिन्हा अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी जिम्मेदार मैं हूं, मेरी वजह से यह नौबत यहां तक आई। आज अथर्व ने पहली बार नैना को उसके लिए बोलते हुए देखा। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मासूमियत अथर्व के दिल में उतर रही थी। अथर्व ने कहा, यह मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम घर पर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में वहां आता हूं। अथर्व ने युग को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, अपनी दीदी को घर लेकर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन नैना तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अथर्व इस परेशानी से निकलकर बाहर कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो मिस्टर सिन्हा ने कमिश्नर को फोन पर सारी बातें बता दी थी। तभी अथर्व ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज रात घर वापस जरूर आऊंगा। आज पहली बार उसकी सभी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना भी उसे समझ नहीं पा रही थी। आज का अथर्व उसे कुछ अलग ही लग रहा था।
वहीं विजय अग्रवाल भी अथर्व को गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने मिस्टर सिन्हा के पास जाकर कहा, आपको इस लड़के के साथ जो करना है कीजिए। ये नालायक काम धाम का तो पहले ही नहीं था, अब इसने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी। इसने अग्रवाल फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। नालायक, आज के बाद उस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मिस्टर अग्रवाल सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें तो मौका मिल गया था उस निकम्मे घर जमाई को घर से निकालने का। वहीं मास्टर विक्रम एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। उसके एक आदमी ने कहा, मास्टर आगे क्या करना है? लेकिन मास्टर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ पूछने की, और मास्टर विक्रम का एक आदमी बाहर से ही नजर रखे हुए था। कोट पहने हुए आदमी ने बाहर जाकर किसी को फोन किया और कहा, इस लड़की में कोई खास बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इस फैमिली के काबिल है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। तभी उस आदमी ने फोन पर अपने बॉस को पूरी बात बताई। ये सुनकर शर्मा फैमिली के लीडर ने कहा, हमारी खबर गलत नहीं हो सकती है, और पहले ही उस नालायक ने कई सालों की प्लानिंग को बर्बाद कर दिया है। जरूर वो लड़की अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है। तभी उस आदमी ने कहा, मैं कुछ दिन और उस पर नजर रखता हूँ, कोई कितने दिन तक अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वहां से निकल गया। वहीं विजय अग्रवाल ने अथर्व को बहुत कुछ सुनाया और फिर वो नैना का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगे। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, अब तो पुलिस के आने पर यह मैटर सॉल्व होगा। और लड़के, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, यह अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर सिन्हा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा, लगता है लोग हमारी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी वाइफ को भी सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम भी अभिमन्यु सिन्हा नहीं। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की यह हालत कर दी, देखना मैं इसका क्या हाल करता हूं। मिस्टर सिन्हा ने अभी इतना बोला ही था कि अथर्व ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और धीरे से मिस्टर सिन्हा से कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो शायद तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। और तो तुम जानते ही हो कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। और देखना, तुम खुद मेरी वाइफ के पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगे और तुम्हारा ये बदतमीज लड़का भी ऐसा ही करेगा। अथर्व ने ये बात इतनी धीरे से कही थी कि सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु ही उसे सुन पाया। वो उस लड़के की धमकी सुनकर अंदर से कांप गया था। उसके बाद अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया। मिस्टर सिन्हा का गला दबने की वजह से एकदम लाल हो गया था। विजय ने आगे बढ़कर अथर्व को 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसने कहा कि ये आज तुझे क्या हो गया है? इसका नाम हमारे शहर की बड़ी हस्तियों में गिना जाता है और तुम्हें कोई हक नहीं था इनकी इतनी इंसल्ट करने का। अभी इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शशिकांत भी ये सब देखकर डर गए थे। उन्होंने भी अथर्व से कहा कि इनसे माफी मांगो, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विजय अग्रवाल ने नैना से कहा, बेटा तुम ही इससे कहो ना कि ये मिस्टर सिन्हा से माफी मांगे। ये बेशर्म इंसान हमारी फैमिली से कौन सा बदला लेना चाह रहा है। नैना को भी काफी दुख हुआ था जब उसके पापा ने अथर्व को इतने सारे थप्पड़ मारे। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, क्योंकि उसे ये भी डर था कि कहीं अथर्व को पुलिस पकड़ कर न ले जाए। उसे मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। मिस्टर सिन्हा तो उस लड़के की वार्निंग से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोलने की। जब मिस्टर सिन्हा ने उस लड़के को ऐसे थप्पड़ खाते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का चीज क्या है, और उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने चिल्लाते हुए अथर्व से कहा कि अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूं। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ऐसे देखने लगा कि जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मिस्टर अभिमन्यु सिन्हा और ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी उनकी नजर वहां पर आते हुए पुलिस वालों पर गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मेरी हैसियत का पता चलेगा। पुलिस वाले मिस्टर सिन्हा के पास आ गए। उनमें से सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि सिन्हा साहब, आपको किसने परेशान किया? पुलिस वाले को देखकर नैना के साथ साथ जिया, शनाया, युग सभी की घबराहट बढ़ गई थी। नैना जल्दी से मिस्टर सिन्हा के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी उसके हाथों को अथर्व ने पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
जिससे तुम्हारा सर झुके। वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दूर ले गया और उसने कहा कि मैंने पिछले 3 साल से तुमसे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि 3 सालों में मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा। और ये मेरा पागलपन नहीं है। अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या ही फायदा। अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा। और तुम मेरा यकीन करो कि मैं थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगा। एक फेमस लॉयर मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसकी बातें सुनकर नैना को आज एहसास हो रहा था कि अथर्व की बातें सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो रहा था जो उसने कभी महसूस नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि वो क्या है। उसने अपने आप से ही कहा कि आज तक अथर्व ने मुझे कभी परेशान नहीं देखा, इसलिए मुझे भी आज तक इसका ये रूप देखने को नहीं मिला। जिया और शनाया भी नैना के पास आ गई। जिया ने कहा, तू क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? सुबह में एक अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे ना। लेकिन नैना तो किसी और ही सोच में थी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये उस घर में इतनी इंसल्ट सिर्फ मेरे लिए सहन करता है? और आज भी मॉम ने इसे कितने थप्पड़ मारे, लेकिन इसने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और ना ही उनका हाथ पकड़ा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। तभी नैना के दिल से एक आवाज आई कि तुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। इसने ये सब तेरे लिए किया है। क्या तू भी यही चाहती है कि इसका सिर तेरी वजह से सबके सामने झुके? नैना ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि एक बार वो अथर्व पर यकीन करके देखना चाहती थी। इतनी देर में मिस्टर सिन्हा ने पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बता दिया था। तभी 4 कांस्टेबलों ने आकर अथर्व को पकड़ लिया। ये देखकर तो नैना के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। अथर्व उनके साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि इस लड़की को भी लेकर जाओ, क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे लड़के की हालत की है। तभी उनमें से 2 कांस्टेबल नैना की तरफ बढ़े। ये देखकर तो नैना और ज्यादा डर गई थी। उसके पैर कांपने लगे थे। शनाया और जिया दोनों जल्दी से दौड़कर नैना के पास आ गई और उसे कसकर पकड़ लिया। कांस्टेबल ने नैना की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी अथर्व ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अथर्व ने उनसे अपनी भारी भरकम आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल है जो इस समय मेरी वाइफ को लेकर जा सके? और आखिर तुम इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी वाइफ भी इस घटना में इन्वॉल्व है? क्या तुम्हें अधिकार है मुझे ऐसे हथकड़ी लगाने का? लगता है शायद तुम कानून के नियम को भूल गए हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो फिर तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई? तुमने एक साथ इतने सारे नियम तोड़े हैं कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी। और अगर तुमने गलती से मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम और इस आदमी के चमचे ज्यादा लग रहे हो। सभी लोग अथर्व की ऐसी बातें सुनकर डर गए थे। उन्हें तो लगा ये कोई बड़ा वकील है जो इतने सारे नियमों के बारे में जानता है। अब कांस्टेबल और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैना की तरफ कदम भी बढ़ा सके। एक कांस्टेबल ने तो जल्दी से उस लड़के की हथकड़ी भी खोल दी और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा कि सर आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। शनाया और जिया तो आज अथर्व की बातें सुनकर उसकी फैन ही हो गई थी। आज जिया ने कहा कि जिसको मैं कोयला समझ रही थी वो तो डायमंड निकला, जिसकी चमक के सामने इतनी बड़ी हस्ती की भी चमक फीकी पड़ गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस मिडिल क्लास के लड़के को कुछ कर सके। पुलिस वाले ने कहा कि सर हम आपकी कंप्लेंट से इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि यह लड़की भी इस घटना में शामिल थी। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हम अभी इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है तो हम इस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इतना कहकर पुलिस वाले अथर्व को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी कुछ आदमी जो उसे ही देख रहे थे उनमें से एक अथर्व की तरफ बढ़ा, लेकिन अथर्व ने इशारे से उसे रोक दिया और पुलिस वाले उसे वहां से लेकर चले गए। अथर्व ने जाते हुए एक बार मुस्कुराकर मिस्टर सिन्हा को देखा। मिस्टर सिन्हा को उसके मुस्कुराने का मतलब समझ में नहीं आया। अथर्व को ऐसे जाते हुए देख नैना की आंख में ठंडापन उतर आया। उसने कहा, कहीं तुम लोगों को पछताना न पड़े। जिया ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी युग ने वहां आकर कहा कि दीदी आपको जीजू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ही घर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं भी देखता हूं वो कैसे वहां से निकल पाता है, और आज शनिवार है, कल उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी, अब तो सोमवार को ही कुछ हो सकता है। ये सुनकर नैना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो तो यही सोच रही थी अगर ऐसा है
तो फिर अथर्व ने ये क्यों कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा? उसके जेल जाने से मिस्टर विजय और शशिकांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज उन्हें इतनी बड़ी टेंशन से छुटकारा जो मिलने वाला था, वो भी वहां से चले गए। मिस्टर खन्ना ने मिस्टर बजाज से कहा कि आपको भी लगता है कि जैसा वो लड़का दिखता है वैसा है नहीं? मिस्टर बजाज ने कहा कि उस लड़के का ऑरा बिल्कुल भी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं लगता। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो वो इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेता। अभी मिस्टर सिन्हा अपने बेटे को सहारा दे रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव करके जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर अभी किसी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आपके स्पोर्ट्स एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा कि अरे किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसका फोन दोबारा रिंग हुआ था। ये देखकर उसने गुस्से में नंबर देखे बिना ही दोबारा से कॉल उठाया और चिल्लाकर कहा कि अब क्या है? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आवाज सुनते ही उसने कहा, मिस्टर बर्मन, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मैंने सोचा कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। तभी मिस्टर बर्मन ने कहा कि मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके 5 नाइट्स क्लब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। ये सुनकर तो मिस्टर सिन्हा को एक जोरदार झटका लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अभी उसका फोन डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि वेटिंग में एक और कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सिन्हा, आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इस बार तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा था। तभी उसे उस लड़के की मुस्कुराहट याद आ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे तो पहले ही उस लड़के पर शक हो रहा था। उसके हाव भाव ही ऐसे थे जैसे कि वो इस दुनिया का राजा हो। उसके अलावा और कोई नहीं जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने उस लड़के को जेल भेजा तो मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हाव भाव देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया हो। तभी उसे अथर्व की वार्निंग याद आ गई। नैना तो खुद अपने होश में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो वहां से जा चुकी थी। अब मिस्टर सिन्हा को उस लड़के की एक एक बात का मतलब समझ में आ रहा था कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और दिल की धड़कन तो ऐसे चल रही थी जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी को वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। उसने जल्दी से अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे विवेक बजाज दिखाई दिया। मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अगर मैं अग्रवाल फैमिली से पूछूंगा कि तुम्हारा घर कहां पर है तो ये मुझे जल्दी से नहीं बताएंगे और मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं विवेक को अपने साथ ले जाता हूं। उसने विवेक को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो। विवेक तो पहले ही घबराया हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी में मिस्टर सिन्हा की इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। वो घबराते हुए मिस्टर सिन्हा के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहीं एक आदमी ने अथर्व को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए देखा तो किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, मास्टर विक्रम, उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो किसी काम का नहीं है। क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? तभी दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आई, बस इंतजार, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। पुलिस अथर्व को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। 2 कांस्टेबल ने अथर्व को कार से उतारा और तभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रे बाबू, काहे को इतनी मगजमारी करता है रे? ऐसे बड़े लोगों के लफड़े में नहीं पड़ने का था ना। अब तेरे को कौन बचाएगा? उस अग्रवाल फैमिली की भी हैसियत इतनी नहीं है जो तेरे को यहां से निकाल सके। अब तेरे को जेल में डालना पड़ेगा ना। अथर्व ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मुझे बंद कर सकता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोला, यहां ज्यादा मगजमारी नहीं करने का। अक्की बस्ती के छपरी लोग मेरे नाम से भी डरते हैं। अथर्व ने कहा, क्या तुमने मेरा नाम सुना है? इंस्पेक्टर बोला, अरे तू कहीं का मंत्री है जो मैं तेरा नाम सुनूंगा? मेरे को तेरे लिए अफसोस हो रहा था, पर अब मुझे समझ आया कि तेरे ऊपर का माला खाली है। इसे लॉकअप में डालो। जैसे ही उन्होंने अथर्व को लॉकअप में डालने के लिए पकड़ा, एकदम से वहां लग्जरी गाड़ियां आने लगी। देखते ही देखते 15-20 लग्जरी गाड़ियां लाइन में लग गई थी। बीच की काली कार से एक आदमी उतरा और बॉडीगार्ड्स के साथ पुलिस वालों की तरफ आने लगा। उस आदमी को देखते ही एक सीनियर पुलिस वाले के माथे से
पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर राजवीर। यह सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा, सर ये कौन से मिस्टर राजवीर हैं? उसने कांपते हुए कहा, इनका पूरा नाम मिस्टर राजवीर सिंह है। यह सुनकर बाकी पुलिस वालों के भी पैर कांपने लगे थे, क्योंकि राजवीर सिंह को बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना था। जैसे ही राजवीर सिंह पुलिस वाले के सामने आए, उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर आप यहां पर? लेकिन मिस्टर राजवीर सिंह वहां पर रुके नहीं। वो तो उन्हें क्रॉस करते हुए सीधा अथर्व के सामने पहुंचे और अपना सिर झुकाकर बोले, सॉरी बॉस, आपको मेरे होते हुए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये देखकर कि मिस्टर राजवीर सिंह ने उस लड़के के आगे अपना सिर झुकाया है और उसे बॉस भी कहा है, ये सुनकर तो उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो बताया गया था कि ये लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो कमिश्नर का कॉन्टैक्ट नंबर था। कमिश्नर ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उस सीनियर इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी के सभी निकम्मे हो गए हो। तुमसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। क्या तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा है? सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था और उसे पुलिस स्टेशन भी लाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर राजवीर सिंह आ गए। कमिश्नर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। वो नाम सुनते ही वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर वो वहां पर क्यों आएंगे? तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर उनका इस लड़के से कोई कनेक्शन है सर। उसने पूरी बात कमिश्नर को नहीं बताई थी, क्योंकि हो सकता था कि डर की वजह से वो यहां पर आए ही ना। कमिश्नर ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं वहां पर 10 मिनट में पहुंचता हूं। उस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़का 3 साल से अग्रवाल फैमिली का दामाद है और सब उसे गरीब फटीचर समझते हैं। बात करते हुए ही कमिश्नर ने कपड़ा चेंज किया और गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। सीनियर इंस्पेक्टर बड़ी फुर्ती से मिस्टर राजवीर के पास पहुंच गया था। उसने राजवीर से अटकती हुई आवाज में कहा, सर आप यहाँ पर, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पर मिस्टर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। तभी अथर्व की आवाज आई, आपने मुझे किस बेस पर अरेस्ट किया? और क्या वहां पर आपने किसी से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर हुआ क्या है? ये सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर का सांस लेना भारी हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि वो आज इतनी बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। तभी अथर्व ने कहा, क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है? उस सीनियर इंस्पेक्टर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। अभी उन्हें बात करते हुए 15 मिनट ही बीते थे कि तभी वहां पर कमिश्नर भी आ गए थे। जैसे ही उन्होंने मिस्टर राजवीर को उस लड़के के साथ देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, आखिर इस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ क्या संबंध हो सकता है? वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गए। सीनियर इंस्पेक्टर ने जब वहां पर कमिश्नर को आते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। कमिश्नर ने आते ही सीधा मिस्टर राजवीर सिंह को ग्रीट किया और कहा, सर आप मुझे बता देते, मैं ही आपके पास आ जाता। पर मिस्टर राजवीर ने कहा, आपने हमारे बॉस को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, क्या मैं जान सकता हूं? यह सुनते ही कमिश्नर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर राजवीर का बॉस कौन हो सकता है? राजवीर ने कहा, तुमने किसी को पकड़ भी लिया है और तुम्हें उनका नाम तक नहीं पता। इनका नाम अथर्व सिंघानिया है। ये सरनेम सुनते ही कमिश्नर की सांस अटक गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। फिर भी कमिश्नर ने एक बार कंफर्म करने के लिए मिस्टर राजवीर से कहा, सर आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर अथर्व सिंघानिया फैमिली से हैं? वो राजवीर सिंह के बोलने का इंतजार कर रहा था। कमिश्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह आज पहली बार इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया था जिसके बारे में वो पता भी नहीं लगा पा रहा था। अभी कमिश्नर मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का सिंघानिया फैमिली के परिवार में से ही कोई होगा, पर ये डेफिनेटली सिंघानिया फैमिली का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो वो अग्रवाल फैमिली की लड़की से शादी थोड़ी करता। अभी कमिश्नर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी राजवीर ने कहा, ये सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जयराज सिंघानिया के पोते मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। यह सुनकर तो कमिश्नर के सीने पर भारीपन सा महसूस होने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा,
सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। उसने सीनियर इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा, किसी आदमी को अरेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तुम्हें यह फैसला लेना चाहिए था। यह सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जब तक मैं मिडिल क्लास था तब तक तुम सबका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा था जैसे कि गरीब के लिए होता है। आज तुमने दिखा दिया कि सिस्टम भी दो भागों में बटा हुआ है। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। उसके पीछे राजवीर और सभी बॉडीगार्ड चल दिए। राजवीर ने आगे बढ़कर जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वो सभी कारों में बैठकर वहां से निकल गए। इसी बीच एक आदमी जो अभी भी रिजॉर्ट में था, उसने किसी को फोन किया और कहा, मास्टर, कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो किस फैमिली या ग्रुप से हैं। लेकिन मैंने एक आदमी की बात सुनी, वो किसी से बात कर रहा था और उसके बात करने से ही पता चल रहा था कि वो भी कोई पावरफुल फैमिली है। उनके बेटे ने कुछ साल पहले कोई बेवकूफी कर दी थी और उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। ये सुनकर मास्टर विक्रम हंसते हुए बोले, तुमने अच्छा काम किया, वो उस फैमिली का आदमी है। अब तो खेल और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, तुम बस नजर बनाए रखो। इतना कहकर मास्टर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना अग्रवाल मेंशन आ चुकी थी। उसने अपने आप से ही कहा, अगर तुम होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसे हाथ लगाने की। यह कहते ही उसकी आंखों के सामने एक वो नजारा फिर से घूम गया जिसमें एक लड़की बच्चे को गोद में लेकर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उस बच्चे के सीने में खंजर लगा हुआ था। वो याद आते ही उसकी घबराहट बढ़ गई और माथे पर पसीना आ गया। इस वक्त नैना का शरीर एक पल के लिए ठंडा पड़ गया था। तभी जिया ने उसे हिलाया और कहा, तुझे क्या हुआ? भूल गई, तुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। जिया की बात सुनकर वो थोड़ा संभली, लेकिन वो अभी भी किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। अभी उन्हें आए 10 मिनट ही बीते थे कि तभी मेंशन की डोर बेल रिंग हुई। शनाया ने जाकर डोर ओपन किया तो बाहर विवेक खड़ा था। शनाया ने कहा, जीजू आप यहाँ पर? तभी उसके पीछे से मिस्टर सिन्हा निकले। उन्होंने कहा, क्या नैना बेटी अंदर ही है? शनाया तो मिस्टर सिन्हा को वहां पर देखकर डर गई थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। तभी विवेक ने कहा, सिन्हा अंकल नैना से माफी मांगने के लिए आए। ये सुनकर तो शनाया को और भी बड़ा शॉक लगा। तभी साइड से मिस्टर सिन्हा की नजर सोफे पर बैठी हुई नैना पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से शनाया को साइड किया और वो नैना की तरफ चले गए। मिस्टर सिन्हा और उसके बेटे को देखकर जिया डर गई। युग ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस ली थी। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि इस बार अगर इस सिन्हा ने उसकी दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा ने नैना के पास आते ही उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। नैना तो एकदम से डर से पीछे हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती में भी साथ दिया। बेटी तुम इसको और मुझे नादान समझकर माफ कर दो। आगे से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नैना के साथ साथ बाकी सभी शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। शहर का इतना बड़ा आदमी हमारे घर पर माफी मांगने आया है। नैना ने कहा, अंकल जी आप उठिए, आप ऐसे पैरों में गिरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं आपसे छोटी हूं, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। और रही बात आपको माफ करने की, तो आपने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। आपने वही किया जो एक पिता उस सिचुएशन में अपने बेटे के लिए करता है। मिस्टर सिन्हा ने कहा, बेटी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तुम्हारे पैरों में से नहीं उठूंगा। विवेक और मिस्टर सिन्हा के लड़के को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या हुआ। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे नैना से माफी मांगेंगे। आखिर इस 2 कौड़ी की लड़की से पापा इतना क्यों डर रहे हैं? तभी नैना ने उनको कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, मैंने आपको माफ कर दिया, अब आप खड़े हो जाइए। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पति को भी छुड़वा दूंगा और उनसे कह देना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। उन्हें निकले हुए अभी मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे कि तभी डोर बेल दोबारा बजने लगी। शनाया ने सोचा कि अब कौन आ गया और उसने जाकर डोर ओपन किया। बाहर खड़े शख्स को देखकर शनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे 100% यकीन था कि इन्हें मिस्टर सिन्हा ने तो नहीं छुड़ाया है, नहीं तो ये इतनी जल्दी यहां नहीं आते। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था।
अथर्व भी शनाया के साइड से निकलकर हॉल में चला गया था। नैना ने उसे आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। अथर्व ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो जब तुम्हें मुझ पर इतना यकीन था? नैना ने कहा, पता नहीं क्यों आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अथर्व ने कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर अथर्व नैना को ऊपर उसके कमरे में लेकर चला गया। नैना को उसके कमरे में छोड़कर अथर्व जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ा, तभी नैना ने बड़े धीरे से कहा, मत जाओ, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। आज पहली बार नैना ने अथर्व से कुछ कहा था। उसने रूम का डोर क्लोज किया और उसके बाद वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लिए। अथर्व ने वॉशरूम से आने के बाद नैना की भी नाइट ड्रेस निकालकर बेड पर रख दी। नैना को हमेशा उसके पसंद के कपड़े रेडी मिलते थे और वो हमेशा उन कपड़ों को ही पहना करती थी जो अथर्व उसके लिए रखा करता था। नैना भी वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ गई। इतनी देर में अथर्व ने फर्श पर अपना बिस्तर रेडी कर लिया था। नैना के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, मैं अपने इस रिश्ते को एक चांस जरूर दूंगी। आज किसी ने मेरे लिए उन लड़कों से फाइट की और इतनी मार भी खाई। अथर्व नैना को ही देख रहा था। वो खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी। उसने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? नैना ने उससे कहा, आज तुमने मेरे लिए उनसे फाइट की, तुम्हें बहुत चोट आई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूं। अथर्व ने कहा, मुझे कोई चोट नहीं आई है और तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। नैना ने जब उसकी ये बात सुनी तो अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। वो कब से ये चाहती थी कि ये लड़का कुछ हिम्मत दिखाए, लेकिन आज तक उसने नैना को नजर उठाकर नहीं देखा था और आज उसने नैना के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। यही सब बातें नैना को अथर्व के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। नैना ने कहा, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, बस पास्ट की कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। अथर्व ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम इतनी डिप्रेशन में कैसे चली गई थी। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। उसकी बात सुनकर नैना ने अपने आप से कहा, मैं अपना पास्ट कभी नहीं भूल सकती। तभी अथर्व बोला, तुम बार बार क्या सोचने लगती हो? नैना बोली, मैं सोच रही थी क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो? अथर्व का मन तो हो रहा था कि वो उसे सब कुछ बता दे, पर वो इस बात से डर रहा था कि कहीं इतनी बड़ी बात को सुनकर नैना नाराज न हो जाए। अथर्व ने कहा, मेरे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएंगी। रात के 1 बजे मास्टर विक्रम अपने बंगले में बैठे सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। अथर्व को अग्रवाल मेंशन आते देखकर मास्टर विक्रम जोर जोर से हंसने लगे और अपने आप से ही कहा, वो बेवकूफ आदमी तुम्हें एक रात के लिए भी लॉकअप में नहीं रख पाया। मास्टर विक्रम ने सीसीटीवी फुटेज को बंद किया और फिर उसने एक ब्रश उठाया और पेंटिंग बनाने लगा। जब भी मास्टर विक्रम का मन अशांत होता था तो वो पेंटिंग बनाता था, लेकिन उनकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा डरावनी होती थी। इस बार भी उन्होंने एक लड़की की पेंटिंग बनाई और उसे ऐसे दिखाया गया था जैसे कि वो आग की लपटों से घिरी हुई है। और फिर मास्टर विक्रम ने एक असली तलवार उठाई और उसे लाल पेंट में डुबो के उसे लड़की के सीने के बीचों बीच गाड़ दिया। उस तलवार पर लगा हुआ लाल पेंट लड़की के सीने से टपकता हुआ नीचे तक चला गया। वो नजारा देखकर मास्टर विक्रम हंसने लगे और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। अथर्व फर्श पर लेटा हुआ था और नैना बिस्तर पर, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। नैना ने अथर्व से कहा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा कि पिछले 3 साल से तुम कहां जाते हो, कहां जॉब करते हो और क्या कमाते हो। अगर तुम कहीं जॉब नहीं करते तो तुम मेरी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ह्यूमन रिसोर्स में बात कर लूंगी। अथर्व ने कहा कि मैं सिंघानिया ग्रुप में काम करता हूं। यह सुनकर तो नैना एक पल के लिए शॉक्ड हो गई, क्योंकि सिंघानिया ग्रुप को भला कौन नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, मैंने तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। अथर्व ने, मैं सच बोल रहा हूं और आज तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं कि अगर तुम्हें आगे चलकर मेरे कुछ सीक्रेट पता चले तो तुम प्रॉमिस करो मुझसे नाराज नहीं होगी। यह सुनकर नैना की दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि
बाहर कोई तुम्हारी दूसरी बीवी और बच्चे हैं? ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। अथर्व ने कहा कि मैंने इन 3 सालों में आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है, अपनी अग्रवाल फैमिली के सदस्यों को छोड़कर। यह सुनकर नैना के दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ। नैना ने कहा, अगर लड़की के मैटर के अलावा तुम किसी का खून करके भी मेरे पास आ गए तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। ये नैना अग्रवाल का प्रॉमिस है और मैं ये नहीं चाहती कि बाहर किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। उसे लगा कि शायद नैना को भी ये बात पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड गरीब है। तभी नैना ने कहा कि मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूं कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से कुछ ना सुनाए। ये सुनकर अथर्व को अच्छा लगा कि नैना उसके बारे में इतना सोचती है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। अथर्व तो इस बात से खुश था कि आज नैना ने उससे इतनी देर तक बात की और आज उनके रिश्ते में कुछ तो बदलाव आया था। नैना का देखने का नजरिया बदल चुका था। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। नैना अपने आप से ही कह रही थी कि क्या इसे बेड पर आने के लिए बोलूं? क्या ये कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर वो खुद ही अपने सवालों का जवाब देती है। 3 साल तो हो गए हैं और तू इसे जल्दी कह रही है। इन बातों में उलझे हुए उसे आधा घंटा हो गया। इधर अथर्व के दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल्स की तरह हो सकती है। दरअसल उन दोनों का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से था क्योंकि जब अथर्व की शादी नैना से हुई थी तो नैना उस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस थी और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसका डिप्रेशन तो कम होता चला गया लेकिन उसने कभी अथर्व से बात नहीं की और इसलिए आज उनका इस तरह से बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। वो काफी देर तक इसी बारे में सोचती रही। फिर उसने डिसीजन लिया कि मुझे अथर्व को एक चांस देना चाहिए और वो मेरे लिए लॉयल है, इतना ही काफी है। उसने अथर्व को आवाज लगाई, क्या तुम सो गए? तभी अथर्व ने कहा, बताओ कोई काम था? नैना ने कहा, जानते हो पिछले 3 साल में हमारा रिलेशन कैसा रहा है? अथर्व ने कहा, उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। तभी नैना ने कहा, अब ये सब और नहीं। ये सुनकर अथर्व की घबराहट बढ़ गई। उसने कहा, क्या ये मुझे छोड़ने वाली है? पर आज तो उसने पहली बार मुझसे इतनी बात की। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखी तो कहा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? तभी अथर्व बोला, सुन रहा हूं, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? नैना ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही हूं कि अब ये सब यहीं खत्म करते हैं। ये सुनकर तो अथर्व के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि कभी तो वो नैना के दिल में अपनी जगह बना पाएगा। उसके लिए वो सब कुछ टॉलरेट करता आया था, लेकिन आज नैना ने कह दिया था कि ये सब यहीं पर खत्म करते हैं। वो घबराकर नैना को देखने लगा और बोला, खत्म करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? यह सुनकर नैना की बोलती बंद हो गई। अथर्व तो यही सोच रहा था कि अभी तो उसने पूछा था कि बाहर तुम्हारा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है और अब बात एकदम से यहां तक कैसे पहुंच गई। तभी नैना बोली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हे भगवान, इस बुद्धू को मेरे पल्ले ही बांधना था। अथर्व को समझ नहीं आया कि ऐसा नैना ने क्यों कहा। वो कंफ्यूज होकर नैना को देखने लगा। नैना ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी मैरिज लाइफ को एक चांस देना चाहती हूँ और तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। आज तक हम दोनों अजनबियों की तरह रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच भी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन तुम बात को सीधा डाइवोर्स तक ले गए। ये सुनकर अथर्व को सांस आई और उसने कहा, तुमने जैसे ही कहा कि सब खत्म करते हैं। नैना ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अब तुम्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं है। तुम यही बिस्तर पर मेरे साथ लेट सकते हो और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा रिलेशन भी नॉर्मल हो जाए। यह सुनकर अथर्व को विश्वास ही नहीं हुआ कि नैना उससे इस तरह मैरिज लाइफ को चांस देने के लिए कह रही थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि आज नैना ने उससे अपने दिल की बात करी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके बाद अथर्व भी उसके साइड में आकर लेट गया। नैना ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और नाइट लैंप को जला दिया। अथर्व ने दोनों के बीच में एक पिलो रख दिया था। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ अथर्व के मोबाइल का रिंगटोन बजने लगा। उसने साइड टेबल पर से फोन उठाया तो उस पर दादाजी की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की और कहा, जी दादाजी। इससे पहले वो दादाजी की आवाज सुन पाता, नैना ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा कि दादाजी वो सो गए हैं और आपने उससे शादी मेरी करवाई या अपनी?
जो आप उसे सोने के लिए अपने पास बुलाते रहते हैं? ये सुनकर दादाजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना ने अथर्व के फोन को साइड में रखा और उसकी तरफ आ गई। तभी उसे फील हुआ कि बीच में तकिया लगा हुआ है। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद से ही कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो भी सो गई। लेकिन उसे अच्छा लगा कि आज उनका रिश्ता कुछ तो आगे बढ़ा। जब सुबह नैना की आंखें खुली तो अथर्व उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, जैसे कि वो उसके लिए प्रीशियस खजाना हो। ये देखकर नैना को काफी अच्छा लगा। नैना को उसकी मस्कुलर बॉडी और 6 पैक एब्स फील हो रहे थे। उसे आज पता चला था कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा हॉट है। फिर भी वो जल्दी से खड़ी हुई। उसने अपने आप से कहा, ये पिलो को तो बीच में ऐसे रख के सोया था जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, और अब देखो कैसे मुझे बाहों में लेकर सोया हुआ था। वो खड़ी होकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में अथर्व भी उठ गया था। आज उसे काफी अच्छी नींद आई थी और रात को तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि नैना उसकी बाहों में सो रही थी। पर उसने सोचा शायद ये मेरा सपना था, लेकिन एक दिन ये भी पूरा हो ही जाएगा। नैना वॉशरूम से निकली तो उसकी नजर अथर्व पर गई और उसे याद आ गया कि वो कैसे सुबह अथर्व की बाहों में सो रही थी, और उसे याद आते ही वो थोड़ा शर्मा गई। अथर्व ने कहा, नैना क्या हुआ? तभी नैना बोली, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें आज अपने ऑफिस नहीं जाना? अथर्व खड़ा हुआ और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर में वो भी रेडी हो गया और रेडी होकर दोनों नीचे आ गए। जिया और शनाया नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अथर्व और नैना को एक साथ आते हुए देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसे ही थे। जिया ने शनाया से कहा कि शनाया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये दोनों एक साथ हैं? कैसे हो सकते हैं? शनाया ने कहा, दीदी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उनके फेस एक्सप्रेशन उनके बीच की दूरियों को बयां कर रहे हैं। शनाया से जिया ने कहा कि तुम भी बच्ची हो, मैं नैना को बचपन से जानती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात को इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। शनाया ने कहा, दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इन दोनों ने बेड शेयर किया है? अरे बुद्धू, तुम्हारा दिमाग एक ही जगह पर क्यों जाता है? लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब एक ही चीज नहीं होती, और भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि इनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे का साथ देना। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कल तुमने देखा था ना, नैना इसकी कितनी केयर कर रही थी, और आज ये दोनों एक साथ। इसका मतलब यही है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। शनाया ने कहा, दीदी क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। एक तो विवेक जीजू हैं, जिन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि ये मेरे जीजू हैं, और ना ही मुझे अपने फ्रेंड्स के आगे इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। और एक ये अथर्व जीजू हैं, इनकी वजह से मैं अपनी किसी फ्रेंड को घर के लिए भी इनवाइट नहीं करती हूँ। वो कई बार मुझसे कहती है कि यार तू कभी भी अपने घर हमको नहीं बुलाती, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊं कि अगर मैंने गलती से उन्हें घर बुला लिया तो उनके बारे में मैं उनसे क्या कहूंगी? कहना क्या है, जो है वही बताना। ये वर्ड्स नैना के थे। शनाया ने कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। शनाया ने कहा कि अपने फ्रेंड्स को अथर्व के बारे में वही बताना जो उसका रिलेशन तुमसे है। ये सुनकर जिया और शनाया दोनों हैरान रह गई थी। तभी युग वहां पर आया। उसने अथर्व से कहा, जीजू आज आप वर्कआउट के लिए नहीं आए, तो आज आप शाम को फ्री रहना। अथर्व ने युग से कहा, ठीक है शाम को मैं फ्री हूं, और मैं सोच रहा था कि अब से हम वर्कआउट नाइट में ही किया करेंगे। युग ने कहा, तो फिर डील डन। ये बात सुनकर नैना के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो कि जिया ने नोटिस कर ली थी, और जिया ने उस बात को अथर्व के आगे करना ठीक नहीं समझा। विजय अग्रवाल और मनीषा पार्टी से काफी देर रात लौटे थे, इसलिए वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। दादाजी गार्डन में वॉक के लिए गए थे। सभी ब्रेकफास्ट करके बंगले से निकल गए। आज तक किसी को नहीं पता था कि अथर्व करता क्या था, पर वो हमेशा शाम 5 बजे घर आ जाता था और शाम का खाना वही बनाता था। नैना और जिया अपनी कार में ऑफिस के लिए निकल गए थे। युग और शनाया भी टैक्सी लेकर कॉलेज के लिए निकल गए थे। आगे चौक पर उन्होंने एक लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन देखी। युग तो उन गाड़ियों को देखता ही रह गया। उसने कहा, शनाया अगर हमें इनमें से एक कार भी मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन पता नहीं आखिर ये इतनी सारी लग्जरी कार किसकी है? शनाया ने कहा, तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे कि ये गाड़ियां मैंने यहाँ पर बुलाई है, मुझे क्या पता ये किसकी है? युग ने कहा कि काश मैं भी ऐसी गाड़ी में कॉलेज जा पाता।
ये सोचते हुए वो उन गाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो सारी गाड़ियां उनके साइड में चल रही थी। तभी एक गाड़ी ने आगे जाकर उस टैक्सी को ब्लॉक कर दिया। ये देखकर शनाया थोड़ा घबरा गई थी। तभी उसमें से गन लिए हुए एक गार्ड उतरा और युग से बोला कि हमारे बॉस चाहते कि आप हमारे साथ चलें। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा डर गए थे। वहीं एक बड़ी सी हवेली में एक बूढ़ा आदमी नौजवान लड़के को डांट रहा था। उसने कहा, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तभी उस लड़के ने बोला, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी। तभी बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, नालायक, तेरी वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया और तुझे इतना वक्त हो गया। उस लड़की को छोड़, और मुझे ये बात अब पता चल रही है, तेरी शादी उसी लड़की से होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। भूल जाना कि तुम्हारा शर्मा फैमिली से कोई रिश्ता भी था। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी छड़ी लेकर वहां से बाहर की तरफ निकल गया और वो लड़का गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर वहीं खड़ा रहा।